जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये पेपर है हमारा फर्दर मैथमेटिक्स का स्टैटिस्टिक्स फर्दर मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ये मई जून 2025 का पेपर है 4-2। अच्छा देखिए, टाइम जो इसके लिए करने के लिए सॉल्व करने के लिए अवेलेबल है वो है 1 आवर एंड 30 मिनट्स। जो इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं वो है 6 हैं। टोटल जो मार्क्स हैं इसके अंदर वो 50 हैं। जो इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं होते हैं 6। ये ब्लैंक पेज है, इसके ऊपर हम कर दें। नंबर ऑफ जो इसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं होते हैं 6। जो इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, नंबर 1 जैसे कि इसके अंदर एक टॉपिक है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल डेटा जो कॉन्टिन्यूस होता है उसके से रिलेटेड है। ये जब आता है तो इसका से रिलेटेड भी क्वेश्चन करते हैं। जो सेकंड इसके अंदर आ जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट। 4 टेस्ट हैं सिलेबस के अंदर, जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट। और थर्ड टॉपिक है इसके अंदर जो है वो है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट जो है ये 2 टाइप्स का होता है। जैसे कि नंबर 1 पे होता है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट देखिए, ये कोई हमें डाटा दिया होता है तो हमने देखना होता है कि नॉन जो जैसे कोई 3 4 4 हैं, जैसे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो उसने कहा पूछा होता है क्वेश्चन के अंदर कि ये इस डाटा के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है। वो फिर हमने ये सारा उसको अप्लाई करते हैं, वो सारा करेंगे। उसके बाद आ जाता है नंबर 2 के ऊपर इसके 2 क्वांटिटीज के दरमियान उसकी इंडिपेंडेंस चेक करनी है। एक क्वांटिटी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं है, इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए। इंडिपेंडेंस और एसोसिएशन उनके दरमियान देखने के लिए। और ये हो जाता है इससे नंबर 4 के ऊपर जैसे इसके अंदर आ जाए विल्कॉक्सन टेस्ट। विल्कॉक्सन टेस्ट ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जिसके अंदर पॉपुलेशन जो है नॉर्मल नहीं होती। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो ये भी जो है ना वो 2 टाइप्स का। नंबर 1 जैसे इसके अंदर आ जाता है विल्कॉक्सन विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। रैंक करके उनका साइन साइन रैंक टेस्ट। नंबर 2 पे ये साइन रैंक टेस्ट, उसके उसके बाद आ जाता है ये विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट, यानी कि रैंक का इनका सम करना। थर्ड एक और आ जाता है मैच पेयर। मैच पेयर रैंक सम टेस्ट। और फिर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो गया, ये भी हो गया हमारे पास। तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, विल्कॉक्सन टेस्ट, यानी 4 टेस्ट हो गया। ये हो गया कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। और एक और टॉपिक है 5th पे प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ये जो है ना ये इसका टोटल आपका इसके अंदर सिलेबस ही हमें जैसे करना है। जैसे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये जैसे ही आ गया कि हमारे पास द मैनेजर ऑफ ए हार्डवेयर स्टोर इज इंटरेस्टेड इन ए वेदर देयर इज अ डिफरेंस इन द अमाउंट स्पेंट पर कस्टमर ऑन वीकडेज, उसको एक्स से रिप्रेजेंट किया है, कंपेयर टू द वीकेंड्स वाई, उसको वाई से रिप्रेजेंट किया है। रैंडम सैंपल ऑफ 120 कस्टमर्स ऑन वीकडेज उसने लिया है और 80 कस्टमर्स ऑन वीकेंड आर टेकन एंड ये जो उसने सारा कस्टमर रिकॉर्ड है, द रिजल्ट्स आर समराइज्ड एज फॉलो। ये सारा ना उसने उसका रिकॉर्ड ये नीचे दे दिया। कहता है टेस्ट एट 1% सिग्निफिकेंट लेवल वेदर देयर इज अ डिफरेंस इन द मीन अमाउंट स्पेंट पर कस्टमर ऑन वीकडेज कंपेयर टू द वीकेंड्स। अच्छा देखिए यहाँ पे ना ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट उसने कहा यहाँ पे you should not assume that the population variance of the amount spent on weekdays and weekends are equal। अच्छा देखिए पहले जो है ना वो इसको
समझना होगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अपनी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे देखेंगे ये टेस्ट है, डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू नॉर्मल पॉपुलेशंस। ये सारे फार्मूले लिख दें, जो भी ऊपर आएगा उसके अंदर जो है ना वो ये सारे आप अप्लाई करते जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन टू नॉर्मल पॉपुलेशन, देखें ये फोर टाइप्स की हो सकती हैं। जैसे नंबर वन, कि हमें जो है ना वो टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस, मतलब वो जो दो हमें जो उन्होंने दी हुई हैं, तो उनके जो पॉपुलेशन जिससे वो दो सैंपल्स लिए हैं ना, उनके वेरिएंसेस हमें पता हो पहले से। तो पॉपुलेशन वेरिएंसेस तो कह रहे हैं कि यानी कि सिग्मा वन स्क्वेयर एंड सिग्मा टू स्क्वेयर आर नोन, ये पता है। तो इसलिए उस वक्त ये इसकी नॉर्मल ये बन जाता है x1 माइनस x2 फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का मीन म्यू वन, दूसरी पॉपुलेशन का ये होगा इसका ये मीन पॉपुलेशन ये होगा इसका, और साथ इसका यहाँ पे कॉमा डाल के तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास वेरिएंस सिग्मा वन स्क्वेयर ओवर एन वन प्लस ये सिग्मा टू का स्क्वेयर ओवर एन टू। इसका ये बन, अब इसका जो टेस्ट स्टैटिक है ना वो ये बन जाता है उस वक्त टेस्ट करने के लिए। टेस्ट स्टैटिस्टिक वो ये बन जाता है। अच्छा देखें, अगर ये जो एन है ये लार्ज हो, मतलब मुराद इसके अंदर ये है कि सैंपल जो है ना अगर स्मॉल होगा ना, ये स्मॉल का मतलब है लेस देन 25, तो ये टी टेस्ट लगेगा। अगर ये इससे लार्ज होगा जैसे कि एन ग्रेटर देन 25, ये काफी ज्यादा, जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस क्वेश्चन में भी उन्होंने हमें 120 दिया हुआ है। तो जब ये दिया होगा तो फिर हम जो है ना उस वक्त ये जेड टेस्ट अप्लाई करेंगे। जब जैसे 8 10 कम वैल्यूज दी होंगी 12 या इस तरह से कोई, तो फिर हम टी टेस्ट करेंगे। टेस्ट स्टैटिक सब कुछ सेम है, सिर्फ इसका टेबल डिफरेंट है। जैसे देखें इसका टेस्ट स्टैटिक है क्योंकि अब ये वैल्यू जब स्मॉल लार्ज है तो हम जेड लिखेंगे इधर। जेड यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, इसका टेस्ट स्टैटिक हो जाएगा x1 माइनस x2 माइनस म्यू वन माइनस ये म्यू टू सैंपल का ये डिवाइडेड बाय अंडर रूट इसका वेरिएंस का सिग्मा वन स्क्वेयर ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वेयर ओवर एन टू। तो इस तरह करके जो है ना वो हमें इसको करना है। अच्छा जी, उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट जो है ना वो इसके अंदर इसी का जो है ना वो एक और चीज भी हमसे वो पूछते हैं पेपर के अंदर कि इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो है ना वो भी फार्मूला देख लें। कॉन्फिडेंस इंटरवल कि हम कितने परसेंट कॉन्फिडेंस है कि इसका मीन इसके दरमियान दरमियान आएगा, वो इंटरवल फाइंड करना। कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो फार्मूला है वो हो जाएगा x1 माइनस x2। इसी के साथ ही चले मैं पहले माइनस लिख देता हूँ, माइनस यहाँ पे आ जाएगा ये z, और इसके साथ ये इसका जो है ना ये स्टैंडर्ड डिविएशन इसके पूरी की मल्टी स्क्वायर ओवर एन वन प्लस ये ओवर एन टू, और यहाँ पे कॉमा x1 माइनस x2, इसके अगले वाला ये माइनस है, इधर लग जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा z अंडर रूट ये सिग्मा वन स्क्वायर, इसको सिग्मा ही कहते हैं, और डिवाइडेड बाय इसके साथ टू हो जाएगा सिग्मा टू का स्क्वायर ओवर एन टू, ये आ गया। अच्छा देखें, अब ये z है ना, अब ये जो हमें इसको टेबल से जाकर फाइंड करना होगा कैसे। जैसे देखेंगे डिफरेंट किस्म का कॉन्फिडेंस, सब सम टाइम कहते हैं कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, सम टाइम कहते हैं 90%, कुछ कोई भी दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉमन है ना, बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं वो 95% है। 90% भी हो सकता है। तो अगर हमने जैसे देखें कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना हो, ये बहुत ज्यादा आता है पेपर में। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, बाकी सारी चीजें तो हम ये डाटा से ये जाके ना जेड वाली वैल्यू ये जाके हमने टेबल से देखनी है। अब ये टेबल से कैसे देखेंगे, ये क्या होगी, जैसे देखेंगे ये है x1 माइनस x2,
और माइनस ही इसको टेबल से जाके पढ़ना है। आप टेबल से कैसे पढ़ेंगे, ये जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ टेबल यहाँ पे। ये फार्मूला शीट है, ये पेपर में मिलेगी आपको। ये आ गया, जैसे ये आ रही है ना, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आ गया। ये आ गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये दिया है। जैसे देखिए अब ये है क्रिटिकल वैल्यूज, ये यहाँ पे उसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये दी है, ये क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये दी है। अच्छा देखें कि वो कह रहे हैं 95%। 95% का मतलब ये है कि अगर आप इसकी ये डायग्राम देखें ना, तो 95% ये आ गया दरमियान में, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल के, इसका मीन इसके दरमियान दरमियान 95% हो गया, तो बाकी 5% रह गया। इसका मतलब है 2.5% इस तरफ और 2.5% इस तरफ। तो 2.5% का क्या मतलब है, यानी कि 2.5/100, तो 0.05। तो इसका मतलब हो गया 1 में से माइनस करें 0.975 आ जाएंगे। अच्छा अब आपने इस टेबल में जाके देखना, ये है जैसे लिखा हुआ 0.975, ये इसके ऊपर आ नहीं रहा, वरना ना वो टेबल में यहाँ पे इसके ऊपर ना इसकी वैल्यू दी होगी 1.960। इसका जो भी होगा, सपोज 5% हो, अगर वो कहता कि ये है ना 90%, 90% का मतलब है कि ये 90% बाकी रह गया 10%, इसका मतलब 5% इधर और 5% इधर। 5% का मतलब 5 और 100, 0.05 उसमें से माइनस का है 0.95, वो जाके आप सेवन देखें, ये 0.9। इसके नीचे इधर कोई इसकी वैल्यू दी होगी, वो इस वक्त नजर नहीं, यहाँ पे हरी टेबल के ऊपर, ये यहाँ पे कुछ पेज 01 समथिंग होगी वो, तो वो वाली वैल्यू यहाँ से देखें। अब यहाँ पे 95, ये वाली मुझे 95 0.1.960 है। अब आपने वो यहाँ से देखे ना, वो वैल्यू वहां पे जाके लगा देंगे, वो जाके वैल्यू यहाँ पे जाके आपने वो इसमें लगा देनी है इस तरफ पे, यहाँ पे इस z की जगह पे 1.96। अब वो आगे जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, ओवर सिग्मा 1 स्क्वेयर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वेयर ओवर n2, और इस तरह से कॉमा डाल के ये x1 माइनस x2 प्लस 1.96 ओवर सिग्मा 1 स्क्वेयर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वेयर ओवर n2। तो इस तरह से ये जो भी होगा वो ये z निकल, बाकी सारी वैल्यूज जो है गिवन डाटा हमें दिया होगा उससे हमने ये कैलकुलेट करनी होंगी। अच्छा जी, अब देखेंगे ये तो हो गया, हमने ये फाइंड कर लिया। इससे इसका वन पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर नोन। अब अगर ये ना पता हो, सेकंड चीज पे ये हो सकता है कि पॉपुलेशन वेरिएंसेस और अननोन, ये अननोन, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, ये फिर निकालने पड़ते हैं ये, उसको कहते हैं अनबायस्ड एस्टिमेट। अब वो कैसे निकालते हैं, जैसे इसका अनबायस्ड एस्टिमेट हो जाएगा, जैसे ये निकालना पड़ेगा ये कि इसका वो जगह अनबायस्ड, उसके ऊपर कैप लगाते हैं, वो हो जाता है n ओवर n-1, जो पॉपुलेशन जो सैंपल का होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं n ओवर n-1 से, तो वो फिर हमारे पास इस तरह से वो पॉपुलेशन का अनबायस्ड आ जाता है। सैंपल का वेरिएंस उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं n ओवर n-1 के साथ, ये सैंपल का वेरिएंस। इसी तरह से अनबायस्ड दूसरा निकालना हो तो इसका भी हो जाएगा n ओवर n-1, और जो दूसरा सैंपल है उसका वेरिएंस निकाल के उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये हमारे पास आ जाएगा। उस वक्त जैसे ये हमारे पास हो जाता है x1 माइनस x2 फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, म्यू माइनस ये म्यू 2, और यहां से हो जाएगा हमारे पास ये इसका स्क्वेयर ओवर n1 प्लस अनबायस्ड एस्टिमेट वेरिएंस, और ये इस तरह से, और फिर उस वक्त इसका टेस्ट स्टैटिक ये हो जाता है टेस्ट स्टैटिक z, ये हमारे पास हो जाएगा x1 माइनस x2 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, डिफरेंट है,
तो इसका स्क्वायर ओवर n1 प्लस अनबायस्ड एस्टिमेट वेरिएंस और उसको n2 से मल्टीप्लाई n2 से यहाँ पे डिवाइड करके तो सही है, ये आ जाएगा इसका टेस्ट स्टैटिक। इसी तरह से इसका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल हो जाएगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल, वो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा x1 माइनस x2, ये माइनस z, वो ये वही z है। जैसे कि अगर 90 वो 95% कहता है तो वहां पे जाके आप देखेंगे टेबल में 1.96, 90% कहता है तो वहां पे जाके देखेंगे 0.95 के अंदर। तो वो जैसे क्वेश्चंस के अंदर आएगा तो हम करते जाएंगे, उसके साथ यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, अनबाइस्ड इसका स्क्वायर ओवर n1 प्लस ओवर n2 इस तरह, और यहाँ से हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस z अंडर रूट। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल। अच्छा अब आप देखेंगे एक और इसके अंदर थर्ड चीज देखिए, ये the population variance has common variance, the populations have, the populations have common variance, the population has common variance, ये which is known, अगर ये पता है हमें, which is known, तो फिर इसका जो है ना वो हमारे पास ये हो जाएगा जैसे कि x1 माइनस x2 फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, μ1 माइनस μ2। अच्छा ये अब आना है ना सिग्मा स्क्वायर, अब क्योंकि ये उसके ऊपर कॉमन होगा तो ये हो गया सिग्मा स्क्वायर कॉमन ले लिया 1/n1 प्लस 1/n2, ये इसके ऊपर भी आना था ना सिग्मा स्क्वायर, इसके ऊपर तो वो बाहर निकाल लिया कॉमन। तो इसका ये हो जाएगा, उस वक्त इसका टेस्ट स्टैटिक ये हो जाएगा z इज इक्वल टू x1 माइनस x2 माइनस μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय, इसका जब स्क्वायर करेंगे ना तो ये तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 1/n1 प्लस 1/n2, ये इसका टेस्ट स्टैटिक आ गई। इस तरह से इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल ये हो जाएगा, इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल हो जाएगा x1 माइनस x2, मैं इधर ही लिख देता हूँ प्लस माइनस इकट्ठे, प्लस माइनस सैंपल लार्ज इसलिए ये z, ये सिग्मा अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2, प्लस मतलब प्लस माइनस पहले माइनस वाला फिर प्लस वाला, ये टू वैल्यूज आ जाएगी। कोई अगर ये 95% होगा तो z की जगह 1.96 आ जाएगा, अगर 90% होगा जो भी तो उसकी वैल्यू पीछे से जाके हम इसमें से देख लेंगे। अब लास्ट देखें फोर्थ वाला, फोर्थ के अंदर ये है द पॉपुलेशन वेरिएंसेस, द पॉपुलेशन हैव कॉमन वेरिएंस, द पॉपुलेशंस हैव कॉमन वेरिएंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉमन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर विच इज अननोन, अब ये पता नहीं है विच इज अननोन, तो अब जब ये अननोन है तो वो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। वो हम कैसे फाइंड करते हैं अननोन जो होता है, तो वो इसको हमें फाइंड करने के लिए इसको कहते हैं, वी इसको अनबाइस्ड एस्टिमेट, वी हैव टू फाइंड अनबाइस्ड, उसको कहते हैं अनबाइस्ड एस्टिमेट। ये अनबाइस्ड एस्टिमेट, और इसका एक और नाम, इट इज ऑल्सो नोन है पूल्ड, पूल्ड टू सैंपल एस्टिमेट।
पूल्ड टू सैंपल एस्टीमेट। अच्छा, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये इसका कैलकुलेट करते हैं पूल टू, से वो हो जाता है n1 s1 स्क्वेयर प्लस n2 s2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n1 plus n2 minus 2, where s1 square and s2 square are are sample variances। सैंपल के वेरिएंस से पॉपुलेशन का अनबायस्ड एस्टिमेट निकालना या पूल टू सैंपल एस्टिमेट भी इसको कहते हैं, आर सैंपल वेरिएंसेस। ये इस तरह से है। अब इसका जो है ना टेस्ट स्ट्रेटेजी हो जाएगा, इसका टेस्ट स्ट्रेटेजी हो जाएगा z इक्वल टू x1 माइनस x2 माइनस μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय, ये कॉमन है ना इसका, तो इसलिए हमने इसको निकाल लेंगे बाहर इसे, और डिवाइडेड बाय 1/n1 प्लस 1/n2। ये टेस्ट स्टैटिक हो गया। इस तरह से इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना हो तो इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला ये हो जाएगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसका फार्मूला कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा x1 माइनस x2, इधर लिख देते हैं इकट्ठे, प्लस माइनस ये z, ये अनबायस्ड, इस तरह से इसका ये स्टैंडर्ड वेरिएंस तो था ना, ये इसका स्टैंडर्ड डिवीजन ओवर 1/n1 प्लस 1/n2। तो ये फोर जो है ना, ये फोर पॉसिबिलिटीज हैं कि पेपर के अंदर जो है ना, ये आपको ये कोई क्वेश्चन इसमें से दे दे। अब आप ये देखेंगे, हम देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, वो अब हम करते हैं। ये देखिए, ये मैंने आपको बता दी इसकी, ये जो है ना, ये सॉरी, तो अब जो है ना वो अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 में है, ये 2 उसने ये उनका ये डेटा यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से, तो ये हमने ना यहाँ से कैलकुलेट करना चाहिए। एक और चीज भी कि ये उसने ना सैंपल, ये जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है ना, इसके अंदर जो है वो देखेंगे, ये सैंपल, ये तो P1 में आपने पढ़ा होगा ना, किस तरह फाइंड करते हैं। जैसे कि किसी सैंपल का वेरिएंस फाइंड करना, इसके 2 फार्मूले हैं, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक और फार्मूला भी है। दूसरा फार्मूला ये है कि एस स्क्वायर इक्वल टू, इस फॉर्म में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन। इसी फार्मूले को खोल के ये फार्मूला बनाया हुआ है। तो इस तरह से ये फार्मूला, जो जिस तरह का मैं डाटा दिया होगा वो वाला फार्मूला, जैसे ये डाटा इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं इस फॉर्म में इसलिए ये लगाऊंगा इसके अंदर। तो ये हमारे पास है। अब आप यहाँ पे देखिए कि उसने ये हमें दिया हुआ है टेस्ट। अच्छा, ये इसको टेस्ट, उसने टेस्ट एट 1% सिग्निफिकेंस लेवल वेदर देयर इज डिफरेंस इन द मीन अमाउंट स्पेंट पर कस्टमर ऑन वीकडेज कंपेयर टू वीकेंड्स। अच्छा, इसके होते हैं, इसको करने के लिए ना, वैसे तो इसमें स्पेस कम है, इसके होते हैं 6 स्टेप। जैसे कि स्टेप 1 ये है इसके अंदर, हर टेस्ट के लिए ना, उसके लिए पहले नल हाइपोथेसिस ऑन वो देना पड़ता है। मैंने पिछला पेपर सॉल्व किया था ना, उसके अंदर जो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का था ना, उसके अंदर ना मैं वो लिखने भूल गया था इसके अंदर, इसके ये हाइपोथेसिस टेस्ट 1। अच्छा जी, स्टेप 1 इसके अंदर ये होता है स्टेट हाइपोथेसिस, स्टेट हाइपोथेसिस। मतलब ये है कि पहले एच नॉट, ये हो गया कि म्यू एक्स इक्वल टू म्यू वाई, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू एक्स माइनस म्यू वाई इक्वल टू 0। अच्छा, अब उसने ये नहीं कहा कि ये से बड़ा है ये, उसने कहा वेदर देयर इज डिफरेंस इन द मीन अमाउंट। तो वो अब ये पता नहीं है इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इसलिए बस ये है कि म्यू एक्स नॉट इक्वल टू म्यू वाई, और इसको आप ऐसा लिख सकते हैं म्यू एक्स माइनस म्यू वाई नॉट इक्वल। पहला स्टेप तो ये इसके अंदर हो। दूसरा इसका स्टेप होता है स्टेट द डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेप 2, state the distrib state the level of test, state the level of test। कहेंगे it is
टू टेल जब ये होगा ना, टू टेल अगर ग्रेटर देन होता वन टेल अपर टेल, लेस देन होता तो लोअर टेल, तो इसका वन टेल होता, तो ये नॉट है इक्वल टू। अब हमें पता नहीं ये बड़ा है ये बड़ा है, इसलिए इट इज टू टू टेल दोनों साइड, इट इज टू टेल्ड एट 1% लेवल। स्टेप 3 इसका स्टेट द डिस्ट्रीब्यूशन, ये होता है इसका मेन स्टेप, स्टेट द डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेप 3 स्टेट द डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों मीन जो है ना आपस में इक्वली हो गया 0। अच्छा देखें कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक और बड़ी यहाँ पे बात है कि देखिए उसने यहाँ पे ये कहा हुआ है यू शुड नॉट एज्यूम, ये आपने एज्यूम नहीं करना कि पॉपुलेशन वेरिएंसेस ऑफ द अमाउंट्स स्पेंट ऑन वीक डेज एंड वीकेंड्स आर इक्वल। ये इक्वल नहीं है, ये डिफरेंट है। जैसे कि मैंने आपको ये वो वाला केस मान रहा है, जैसे कि जो मैंने भी आपको यहाँ पे ये बताया है, ये सेकंड वाला ये चीज मान रही है कि इसके जो है ना ये सेकंड वाला ये चीज मान रही है, ये बात पॉपुलेशन वेरिएंस विच इज ये वो कहता है कि आपने इनके पॉपुलेशन के उनके वेरिएंस हमें पता नहीं है, सैंपल्स ही हमने निकाला लेकिन वो ऐसे निकलेगा बिकॉज के वो कहता है कि दोनों के इक्वल भी नहीं। जो मैंने एंड पे आपको लिखवाया था उसके अंदर जैसे ये लिखा है ना, ये तो कॉमन वेरिएंस, ये जब पता होगा तो फिर ये होगा, अगर नहीं पता तो पूल्ड एस्टिमेट से ये निकालेंगे। लेकिन वो कह रहा है कि इसके अंदर जो है दोनों के सैंपल से हमने जो है ना वो अलग अलग है दोनों सैंपल्स के ना, वो आपने कंसीडर एक सेम कॉमन नहीं कंसीडर करना, जैसे कि वो तो मैंने आपको बताया ना नीचे कॉमन वाला बताया, इधर कॉमन कंसीडर नहीं करना। वो ये कह रहे हैं यहाँ पे देखें, you should not assume that the population variance for the amount spent on weekdays and weekends are equal। तो इसलिए जो है वो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका x का प्लस अनबायस्ड y का, ये कैलकुलेट करना। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये इस तरह से कैलकुलेट होगा, यहाँ पे ये सारा यहीं पे करना है, हो जाएगा n ओवर n माइनस वन एस एक्स स्क्वेयर, और ये जो दूसरे वाला है ये y का हो जाएगा n ओवर n माइनस वन एस वाई इसका स्क्वेयर वेरिएंस का। तो अब ये कैलकुलेट, अब देखें मैं इसको करता हूँ कैलकुलेट, तो अब ये देखें कि अगर मैं इसका फार्मूला लगाता हूँ तो ये हमारे पास है n ओवर n माइनस वन। अभी मैंने आपको जो नीचे फार्मूला बताया ना, ये क्योंकि उसने जो डेटा में दिया हो ना यहाँ पे इसके अंदर ना ये वाला फार्मूला है, ये वाला तो वेरिएंस का फार्मूला जो है सैंपल का, अगर एक दो फार्मूले है ना, एक तो है सिग्मा एक्स स्क्वेयर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वेयर, और एक फार्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वेयर ओवर एन। तो इधर क्योंकि ये वाली वैल्यू नहीं इसलिए ये वाला फार्मूला लगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसका अगर ये लगाऊंगा ना तो ये जगह सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वेयर ओवर एन, ये वाला एन इस वाले एन से कट गया, तो इसका मतलब है ये हमारे पास आ जाएगा ओवर एक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू उसने दिया हमें यहाँ पे 12283, 12283 डिवाइडेड बाय वो जो है ना जो करते हैं एक्स जो है एंड 120 स्पेंड ऑन वीकडेज एंड 80 स्पेंड ऑन वीकडेज को उसने एक्स रिप्रेजेंट किया 120 हो गया, इसके नीचे आ जाएगा 120 माइनस वन 190। इसी तरह से ये जो दूसरे वाला है इसका भी जब आप अप्लाई करेंगे तो ये भी इसके इसके नीचे भी वो आ जाएगा ना n ओवर n माइनस वन सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर ओवर n, ये वाला n इससे कट गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो है वो उसने हमें दी है यहाँ पे 13520, 13520 डिवाइडेड बाय n माइनस वन, इसका जो n है ना वो उसने हमें दिया हुआ है ये 80, तो वो इसके नीचे आ जाएगा 80 माइनस वन 79 आ गया। जब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे जब, तो ये ओवर एक्स इक्वल टू, तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, ये मैं इधर से देख लेता हूँ, ये आ जाएगा 103 पॉइंट कैलकुलेटर से करके देख रहे हैं 2185,
इस तरह से इसका जो है ये y है, इसके साथ इसका जो है ना, ये इसको करेंगे तो इसका आ जाएगा 171.1392। ये आ गया। सो ये चीज जो है ना हमारे पास ये बन गई है। ये जो है इस तरह से x-x1 फॉलो, ये इधर लिखना था यहाँ पे। ये आ गया। अच्छा जी, तो अब जो है ना वो इसको जागने इसके अंदर यहाँ पे ये वैल्यूज लगा देते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा x माइनस ये फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये मीन दोनों का जीरो, और ये 103.2185 डिवाइडेड बाय 120 प्लस 171.1392 डिवाइडेड बाय 80। ये वाला फार्मूला था ना, ये उसके अंदर ये वैल्यू लगा दी। बस ये तो अब हमारे पास आ गया ये थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप है स्टेट द रिजेक्शन एरिया। स्टेट द रिजेक्शन एरिया। स्टेट द रिजेक्शन एरिया। अच्छा, रिजेक्शन एरिया ये होगा कि इफ अब ये टू वो है टू टेल टेस्ट है, तो जेड मॉडुलस, इफ जेड मॉडुलस ग्रेटर देन, उसने कहा हुआ है कि 1%, दोनों साइडों पे हो सकता है, 0.5 उधर भी और 0.5 जीरो। अब जाके टेबल में से देखेंगे, टेबल में से जाके देखेंगे MF19, ये आ गया MF19 के टेबल में से 1%, 0.5 इधर और 0.5%, 0.99, 0 पॉइंट आ जाएगा ये हमारे पास 995। ये भी इसके नीचे भी ना वो वैल्यू नजर नहीं आ रही, तो ये हो जाएगी 2.57। ये अगर आप देखेंगे ना टेबल के अंदर जो आपको दिया होगा, तो 2.576, 2.576 बन रही है। 2.576, 2.576, ये वो टेबल के अंदर ना दिया। इफ दैट मॉडुलस इज ग्रेटर देन 2, we will reject H naught in favor of H1। ये होगा ये अब स्टेट रिजेक्शन एरिया, ये इसका फोर्थ स्टेप हो गया। अब इसका फिफ्थ स्टेप है ना, अब वो टेस्ट स्टैटिक कैलकुलेट करना है। अब इधर तो नहीं जगह बची, तो वो जो एक्स्ट्रा पेज इन्होंने दिया उन्हें उसके ऊपर कर लेते हैं। इसमें पेज कम दिया है ना, यहाँ पे कर लेते हैं। फिफ्थ स्टेप, कैलकुलेट टेस्ट स्टेटिस्टिक। कैलकुलेट टेस्ट स्टेटिस्टिक, वो इसका हो जाएगा z इज इक्वल टू x माइनस वाई माइनस म्यू एक्स माइनस म्यू वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ये इस सिग्मा का स्क्वायर ओवर n1 प्लस एक्स का स्क्वायर सिग्मा वाई का स्क्वायर ओवर n2। अब ये सारी वैल्यूज इसके अंदर लगा के ना, तो ये टेस्ट स्टैटिक कैलकुलेट हमने करना, तो वो इस तरह से हम देखेंगे कि हम कैलकुलेट करेंगे कि x का और उसका मीन निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा, जैसे इसका मीन हो जाएगा ये, इसको 10470, इसको डिवाइड कर देंगे 120 पे, और उसको डिवाइड कर देंगे, इसका जो है ना y, इसको डिवाइड कर देंगे 80 पे। तो ये टोटल सारा इसको कैलकुलेट करके ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.25, 5.25।
इसको इसका मीन वगैरह निकाल के ना, इसका तो जीरो है ना, इसका जो मीन निकालेंगे ना तो ये आएगा हमारे पास 5.25 डिवाइडेड बाय इसकी जो वैल्यूज है अंडर रूट के अंदर, ये जो हमने इसका ये निकाला था वो था 103.2185 डिवाइडेड बाय 120 प्लस जो ये y निकाला है वो है 171.1395 1392 डिवाइडेड बाय 80। इस सारे को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे ना तो z की वैल्यू इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 3.03। ये z का ये टेस्ट स्टैटिक आंसर। अब इसका लास्ट वाला स्टेप जो है वो 6 स्टेप ये है कंक्लूजन। कंक्लूजन ड्रॉ करना है। अब कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए ये है कि अब देखेंगे टेबुलर वैल्यू जो है ना हमने कैलकुलेट वहां से जो इसकी कैलकुलेट जो की है 3 पॉइंट ये जो हमने वो ऊपर लिखा है यहाँ पे 2 पॉइंट कितना लिखा था हमने, हाँ भाई रिजेक्शन स्टेट रिजेक्शन इफ दैट इज 2.576 2.576। तो जी हमने जो कैलकुलेट किया ना वो आ गया 3.03 ग्रेटर देन आ गया 2.576 के साथ, ये इससे बड़ा आ गया। सो देखा ना ये था ना हमने जो वहां से आगे देखा ना इसके अंदर से, तो हमारे पास वो आया है 2.576 जो हमने टेस्ट स्टैटिक कैलकुलेट किया ना 3 पॉइंट वो इससे बाहर चला गया। तो ये इसका क्रिटिकल रीजन है, ये क्रिटिकल रीजन है। तो ये क्योंकि इसमें चला गया जब जो ये जो नॉर्मल ये जो ये जो टेस्ट होते हैं ये जितना भी एस जेड टेस्ट टी टेस्ट वगैरह ये इस केस में ये है कि अगर जो हमने टेस्ट स्टैटिक कैलकुलेट किया वो क्रिटिकल वैल्यू में फिर हम एच नोट को रिजेक्ट कर देते हैं। सो रिजेक्ट एच नोट। तो यहाँ पे सो रिजेक्टेड एविडेंस द मीन स्पेंड ऑफ कस्टमर इज डिफरेंट ऑन वीकडेज। सो सफिशिएंट एविडेंस आ गया हमारे पास यहाँ पे कि द मीन्स spend of customers is different on is different on weekdays as compared to weekends। इस तरह से ये क्वेश्चन हमको कंप्लीट हुई। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 उसने दिया हुआ है द एज शोन इन द डायग्राम द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये उसने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स हैं शो दैट पहले ए और बी और सी की वैल्यूज फाइंड करनी है हमें। अच्छा देखेंगे हमें पता है कि जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो तो जो भी जैसे उसने दिया ये टोटल जो टोटल ये सारा एरिया जो है ना ये टोटल ये सारा एरिया जो है ना ये 1 के इक्वल होना चाहिए। तो अब ये टोटल सारा एरिया ये हमें इसकी प्रॉपर्टी पता है, इसको मैं यूज करता हूँ। अब ये देखिए अगर मैं ये देखें 5 तक तो y की वैल्यू a है ना जैसे कि ये, तो ये टोटल एरिया 5 मल्टीप्लाइड बाई a करूँ तो ये हो जाएगा 5a प्लस इस ट्राइंगल का एरिया इसकी ये हाइट तो a होगी और ये हो गया 3 ये हो जाएगा प्लस हाफ बेस इंटू ये इसकी हाइट ये टोटल जो है ना एरिया ये 1 होना चाहिए। तो ये हमारे पास है 5a प्लस 3/2a इक्वल टू 5 टू द 10 प्लस 3 13/2 इक्वल टू 1। सो ए इक्वल टू हमारे पास हो गया 2/13। तो ये पहला तो उसने ये हमें कहा था ये शो करें तो इस तरह से ये शो हो गया। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड करने के लिए ये तो फाइंड हो गया ना, पहले ये हमने करना था ये शो हो गया इसमें।
अच्छा, अब आप ये देखेंगे यहाँ पे ना आप देखें तो कई तरीके हो सकते हैं। मैं इसको ऐसा करता हूँ कि ये वाला पॉइंट मुझे पता है ये 5, ये 5 और ए पॉइंट है। और अगर ये मैं यहाँ और ये वाला पॉइंट है 8 एंड 0, मैं अगर इस लाइन का ग्रेडियंट कैलकुलेट करूँ, इसका ग्रेडियंट जो है वो देखिए इस लाइन का ग्रेडियंट माइनस सी के इक्वल है। ए की वैल्यू हमें पता है, तो इस तरह से भी हो सकता है। कोई और भी तरीका इसका हो सकता है ग्रेडियंट देखेंगे, या ये भी हो सकता है कि मैं ये देखें यहाँ पे अगर ये मुझे पता है कि ये कॉन्टिन्यूस है, ये जहाँ कॉन्टिन्यूस एंड वेरिएबल जहाँ पे ये वाला 5 खत्म होगा ना, इसके अंदर लगाए हैं तो इसकी वैल्यू 5 के ऊपर भी, जैसे ये 2/13 है, इसके अंदर भी जब 5 लगाएंगे ना तो तब भी इसकी वैल्यू उसके ऊपर भी वही होगी, जहाँ पे ये कंटिन्यू, जहाँ पे इसकी वैल्यू 5 पे इधर से खत्म होती है और अगले फंक्शन की भी वहीं से शुरू हो रही है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए अगर मैं इसके अंदर 5 लगाता हूँ, इस वाले भी तो 5 इसमें लगाता हूँ तो इसका आंसर आ रहा है जैसे 2/13 इज इक्वल टू, जब मैं इसमें 5 लगाऊंगा एक्स की जगह पे तो जो हो जाएगा b-5c। इस तरह से ये हमारे पास 2/13, एक तो इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। दूसरा ये है कि ये वाला पॉइंट देखिए, जैसे क्या है 8-0, इसमें अगर मैं अगर 8-0 लगाता हूँ, मतलब y की वैल्यू 0 है और मैं अगर इसकी जगह 8 लगा दूं x की जगह, तो ये मेरे पास हो जाएगा b माइनस एक्स की जगह मैं 8 लगाऊं 8c, तो इसके ऊपर y की वैल्यू 8 के ऊपर आनी चाहिए ना, तो y की वैल्यू 0 है इसके ऊपर, सो दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों को साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व कर ले और b और c की वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसा लिख लूं कि b-5c इक्वल टू 2/13, और इधर से हमारे पास b-8c इक्वल टू 0, या b की वैल्यू निकाल के तो लगे चलें, अब इसको ऐसे लिख लिया तो ऐसे, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ कि ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस, ये कट गया इसके साथ, यहाँ से कितना आ हमारे पास 3c इक्वल टू 2/13, सो c की वैल्यू आ गई है 2/39। जब t की वैल्यू ये आ गई है c की वैल्यू 2/39, इधर 2/39 लगाएंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 16/39, ये इसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई 36। ये पहला पार्ट इसका हो गया। अगर ये देखें हम ऐसा भी कर सकते थे, अगर मैं इसका ग्रेडियंट फाइंड कर लेता y2 माइनस y1 और x2 माइनस 0 माइनस ए करता, तो ग्रेडियंट फाइंड कर लेता 0 माइनस ए ओवर 5 माइनस 8 3, ये इक्वल टू किसका होता है, इक्वल टू ये हो जाता है इसका, ये ग्रेडियंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के, तो माइनस सी के इक्वल हो जाता, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सी की वैल्यू आ जाती a/3। ए हमने भी फाइंड किया हुआ है कितना, ए हमने ये फाइंड किया ना इधर, ए फाइंड किया है इधर, ये 2/13, तो मैं इधर मैं ए की जगह लगा दूं 1/3 इंटू 2/13, सो ए इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2/39, ये आ जाएगा इसकी। वो ऐसे भी हो सकता है, मतलब कई तरीकों से ये क्वेश्चन हो सकता है। आप कहते हो मीन फाइंड करें, तो मीन का फार्मूला ये है कॉन्टिन्यूस एंड के अंदर के ई ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू ऑल एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स। तो अब ये मीन कैलकुलेट करना है, तो इसलिए ई ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ऑल एक्स, का मतलब हो गया पहले 0 से 5 तक, 0 से 5 तक ए एक्स, ए जो है ना वो हमने फाइंड कर लिया पर 2/13, ए जो फाइंड कर लिया ऊपर 2/13, तो ये होगा 2/13x इंटू डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रल 5 to 8, साइन ऑफ इंटीग्रल 5 to 8 करेंगे जो b माइनस सी एक्स, तो b की वैल्यू है 16/39 माइनस c की वैल्यू 2/39x, इसको भी x से मल्टीप्लाई करके इंटू डी एक्स, तो ये हमारे पास इस तरह आ गया। इसको अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे इसको सारे को, तो ये इंटीग्रेट करने के बाद जो है ना इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 43/30 और 3.31। अब कहते हैं मीडियन फाइंड करें। अच्छा, मीडियन फाइंड करने के लिए तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन की भी जरूरत होती है, लेकिन अब देखें कि मैं इसको अगर ऐसा करता हूँ ना, ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स है इक्वल टू
ए की वैल्यू जो है ना वो हमने फाइंड किया 2/13, तो वो इधर हो जाएगी 2/13 एक्स लेस और इक्वल टू 5 और ग्रेटर और इक्वल टू 0। उसके बाद बी की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया, बी की वैल्यू फाइंड हो गई यहाँ पे 16/39। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 16/39 माइनस सी की वैल्यू, 2/13 है, माइनस 2/39 एक्स फॉर एक्स लेस और इक्वल टू 8 और ग्रेटर इक्वल 5। अच्छा देखिए, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ ना तो ये आ जाएगा 2/13 एक्स, और उसकी अगर 5 लगाए तो वो 10/13। इसका मतलब है जो ये 75 से भी ज्यादा इसका आंसर, मतलब जैसे देखेंगे अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ ना, इसको मीडियन का मतलब है कि कैपिटल एफ ऑफ, इसका मतलब ये कैपिटल एफ ऑफ एम इक्वल टू 0.5। अब कैपिटल एफ का मतलब है कि इसको इंटीग्रेट करना है, तो वो उसी के अंदर ही आ रहा है। तो पहले अगर मैं ए को इंटीग्रेट करता हूँ ना यहाँ पे, इसको 2/13, तो ये हो जाएगा 2/13 एक्स, तो वो जगह 10/30, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 2/13, 10/13 एक्स हो जाएगी 2/13 एक्स, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं। वो आगे करना है, आगे वाले स्टेप पार्ट के अंदर इस कैपिटल एम जो है ना वो कैपिटल, इसको इंटीग्रेट करना है। जैसे देखें कि मैं इसके 2/13 था ना, इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके इसका m, और ये dx इक्वल टू 1/2 या 0.5 होगा। इसको जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ना तो ये हमारे पास हो जाएगा x 2/13 x लिमिट 0 to m equal to 1/2। तो it implies that 2/13 m equal to 1/2। It implies that m equal to 13/4। ये इसका जो है ना वो मीडियन आ गया 13/4। अच्छा देखिए, वो अगला स्टेप पार्ट जो है ना, पार्ट फाइंड द कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। पहले वो फाइंड द कॉम्युलेटिव वाई का फाइंड करना है, लेकिन पहले एक्स का फाइंड करना पड़ेगा, उससे हमने फिर इसको उसके अंदर जो है ना वो कन्वर्ट करते हैं। वो इस तरह कन्वर्ट करते हैं, पहले देखें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ एक्स का, फिर यहाँ से इसका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एफ का, फिर इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं आगे जो उसने हमें दी हो जी वाला उसके अंदर, फिर उसका आगे से फाइंड कर, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके उसके डेंसिटी फंक्शन के अंदर ले जाते हैं। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये है कॉम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन। और ये फिर आगे दूसरा जिसके अंदर ट्रांसफॉर्म करके ले गया उसको, उससे फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके उसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अंदर वापस ले देते हैं। लेकिन अभी इसने इधर तक हमें करने के लिए कहा हुआ है, जैसे ये उसने कहा कि इसको दूसरे में ले जाएं, तो पहले मुझे इसका कैपिटल एफ ऑफ जो है ना वो एक्स फाइंड करना पड़ेगा इसका। अब वो कैसे फाइंड करते हैं वो देखें, वो इस तरह से फाइंड करते हैं कि जैसे ये फंक्शन है ना हमारे पास, ये इस क्वेश्चन में a/0 to 5 है, a की वैल्यू 2/15 हमने 2/13 सॉरी 2/13 साइन ऑफ इंटीग्रल 0 to t dx। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/13, इसका इंटीग्रेशन होंगे x 0 to 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे 2/13t, और इसको मैं इधर ऐसे करके लिख दूंगा 2/13 x वेयर x लेस और इक्वल टू 5 ग्रेटर और इक्वल टू 0। देखें यहां से ना वो मीडियन फाइंड करना आसान था, मीडियन उसने पहले दे दिया, तो बाद देखिए अगर मैं इसमें लगाता हूँ ना x का 5, तो ये 10/13 आ रहा है। 10/13 का मतलब है कि ये 75% से भी ज्यादा है। 75 मतलब 10/13 करेंगे ना तो ये 75 से इसका आंसर ज्यादा आएगा। 75% इसका आंसर जो है ना वो ज्यादा होगा। 10/13 77%। तो 50% तो मीडियन फाइंड करना इसी के अंदर है, तो इसी को हम 2/13 एक्स इक्वल, मतलब इधर m लगा के तो इक्वल टू 1/2 के इक्वल रखते हैं ना, तो वही चीज थी ये जो हम यहाँ पे निकालें। उसके बाद आप देखेंगे आप दूसरा इसके अंदर ये करना है,
अब इसको इंटीग्रेट करना है, ये वाला जो दूसरा फंक्शन है, इसके एंड के ऊपर अगर मैं 5 लगाता हूँ ना, तो ये देखिए ये एंड के ऊपर इसके अंदर 5 लगाने से इसके अंदर आ रहा है 10/30। अब जो दूसरा हमें फाइंड करना है ना, इसका आगे वाला हिस्सा वो है, जैसे ये देखेंगे b माइनस सी एक्स को, b है इसके अंदर 16/39 माइनस, और जो सी एक्स है, सी जो है वो है सी जो है 2/39 माइनस 2/39x बी एक्स, यहाँ पे x है, ये आ जाएगा, वो 5 to 8 था, इसको किया 5 to t। अब ये देखेंगे, इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, ये हो जाएगा 16/39x माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 आएगा ना, हो जाएगा 1/39 एक्स स्क्वेयर, लिमिट आ जाएगी 5 to t, आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब आप इसमें लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 16/39t माइनस 1/39t स्क्वेयर, माइनस लोअर लिमिट जब 5 इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा 80/39, और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि जब माइनस करेंगे ये माइनस और ये प्लस, इधर लगाएंगे तो हो जाएगा 25/39। तो ये टोटल इसका जो है ना, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 25/39, इसमें से माइनस कर दिया 80/39, तो ये -55 और ये आ गया ये इसका। लेकिन इसके अंदर जो ये तो इसके इतने हिस्से का आया ना, इसमें ये जो जहां पे ये खत्म हो रहा है ना, ऐसे इसके अंदर 5 लगाने से वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, वो इसके अंदर आ जाते हैं, एंड के ऊपर आ रहा है 10/30, वो ये जो इसका लास्ट है इसके अंदर ऐड कर देंगे प्लस 10/30, ये -25/39 आ रहा है। ये तो इस तरह से ये हमारे पास इसका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये बन गई है, यहाँ पे इसका कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये बन गया है 16/39x, ये वाला, ये इसमें टी स्क्वेयर होना, ये टी स्क्वेयर, सो ये हो जाएगा -1/39x स्क्वेयर, और इसको जब इसके अंदर वो जो प्लस कर देंगे ना 10/13, तो ये बन जाएगा इधर से हमारे पास -25/39 -25/39 फॉर x लेस और इक्वल टू 8 ग्रेटर और इक्वल टू 5, ये चीज हमारे पास मेरा सर, ये बन गया कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन x का। लेकिन हमने इसको कन्वर्ट करना है उसके अंदर y वाले में, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है फाइंड कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ y, और y का उसने रिलेशन ये बनाया इसके साथ, तो उसको g ऑफ y के साथ हम कर दें, तो जहां जहां पे x है वो इसके मुताबिक हम उसको कर दें। यहाँ से देखें कि x जो है ना वो हमारे पास हो जाएगा √y, इधर जो हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा 2/13 √y, और यहाँ से आ जाएगा y लेस और इक्वल टू और ग्रेटर और इक्वल टू, अच्छा जब x 0 है ना तो इसके मतलब जब इधर लगाएंगे 0 हो गया, जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू इधर से आ जाएगी 25, ये इसमें। उसके बाद जब इसका ये वाला इसमें जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 16/39 √y माइनस 1/39, इस एक्स स्क्वेयर की जगह पे ये पूरा ही ये y लग जाएगा -25/39, तो y आ जाएगा लेस और इक्वल टू 8 है ना, तो ये जब 8 यहाँ पे लगाएंगे तो y हो जाएगा 64 और ग्रेटर इक्वल टू 25, और अगर आगे 1 अदरवाइज या ग्रेटर देन 64 से इसके अलावा इधर भी 1 हो जाना था अदरवाइज, या ग्रेटर देन 8 के साथ हो, इस तरह से ये होना चाहिए इसमें। अगर उसने यहाँ पे उसने कहा था ना, यहाँ पे उसने कहा कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ y, तो ये कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, अगर वो कहता है डेंसिटी तो फिर स्मॉल g ऑफ y, तो फिर इसको डिफरेंशिएट करके फिर वो आना था, लेकिन अभी ये बस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है हमारा। लेकिन हाँ ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हाँ जी, इसके अंदर देखिए उसने दिया हुआ एग्स इन ए सुपरमार्केट आर सोल्ड इन ए बॉक्सेस ऑफ 6, हर बॉक्स के अंदर 6 एग्स हैं। A supermarket manager wishes to model the number of broken eggs in the boxes sold in the store. A random sample of 2,000 boxes is taken and the number of broken eggs recorded. The observed frequencies are shown in the, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी इसके अंदर इतने बॉक्स जो है 1844, उसके अंदर कोई ब्रोकन एग नहीं था, और इसके अंदर ये है
डेटा एस्टिमेट कहने क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी इस तरह फाइंड हो जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ जो एग्स हैं, ये तो हो गया ना, इससे जैसे जीरो जीरो इंटू दिस 143 प्लस इस 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 22, ये जीरो हो जाएगा, ये 4, यानी कि 4 बॉक्सेज ऐसे हैं जिसके अंदर एक है, और ये 5 को इसमें 6 बॉक्सेज हैं जिनके अंदर 1 जो है वो ब्रोकन एग्स। ये 1 बॉक्स ऐसा है जिसके अंदर 6 ब्रोकन एग है, 1 बॉक्स ऐसा है जिसके अंदर 4 है, जीरो जिस 3 किसी में भी नहीं है, 11 बॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर 2 ब्रोकन, 143 ऐसे जिसमें 1 और ये इतने हैं। तो टोटल एग्स जो है ना वो कितने हो गए, तो इधर तो फायदा नहीं था लिखने का, ये जो जगह 2000 तो बॉक्सेज हैं और हर बॉक्सेज में 6 हैं, तो इसने कहा 4 सिग्निफिकेंट, तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी इसकी, ब्रोकन एग्स डिवाइडेड बाय टोटल एग्स, तो ये हो जाएगा 143, 143 प्लस ये तो 4 हो गया ना, प्लस ये तो 6 है, ये वाला 6 इंटू 1 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 143 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 12,000, यार 0.01458, क्योंकि उसने कहा कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये आ गई प्रोबेबिलिटी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये आ गई। हाँ जी, उसके बाद वो कहता है इट इज डिसाइडेड टू कैरी आउट ए गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट एट 0.5% सिग्निफिकेंस लेवल टू डिटरमिन वेदर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट्स द डेटा। पहले तो पार्ट, वो अगले पार्ट में ये कह रहा है शो ये करें, अच्छा ये प्रोबेबिलिटी वाले 1 के ऊपर यहाँ पे हमने इसकी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। देखिए ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है, प्रोबेबिलिटी एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन, वो हो गया इसके अंदर 6, और प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है 0 पॉइंट कितनी फाइंड की है, हाँ ये 0.01458, ये हो गया। अब ये है जैसे कि ए फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने के लिए जैसे 1 के ऊपर, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, 1 बॉक्स के अंदर एक, कितने बॉक्सेज हैं जिनके अंदर, वो हमने कहा ना 162 इतने बॉक्स हैं जिसके अंदर 1 ब्रोकन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6C1। तो ये इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, एक्स फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन पी, इसके पैरामीटर होते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का फार्मूला जो होता है एन सी एक्स क्यू रेस टू पावर एन माइनस एक्स पी रेस टू द पावर एक्स, तो क्यू हो गया, इसको 1 में से माइनस कर, तो कैलकुलेटर में ये इसको 1 माइनस आंसर कर दिया, ये हमारे पास आ गया है 0.9854, इन दोनों का डिफरेंस ये है, इसके ऊपर आ जाएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 0.01458, ये तो पहले लिखा होता, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये तो इसकी पावर होगी 5, ये पहले लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय इसको कर दिया 6C16 से, और मल्टीप्लाइड बाय 0.01458, तो ये देखेंगे आ गया हमारे पास, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो ये आ गई है 0.08128, इसको 2000, क्योंकि 2000 बॉक्सेज उसने लिए थे ना, तो हम यहाँ पे हमने ये फाइंड करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2000, ये आ गया 162.56 आया, तो 162.6 आ गया ये की वैल्यू, तो इस तरह से ये शो हो गया, ये पहले पार्ट में कहता था शो करें, ये हो गया शो। अब देखिए इसका जो थर्ड सी पार्ट है वो कहता है कैरी आउट द गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। हाँ जी, गुडनेस ऑफ कोई भी टेस्ट जैसे आपको होता है उससे पहले उसके नल हाइपोथेसिस, यही कैरी गुडनेस जो मैंने पिछला पेपर किया ना उसके अंदर मैं भूल गया था, यहाँ पे है स्टेट हाइपोथेसिस, स्टेट हाइपोथेसिस यहाँ पे लिखेंगे जी एच नोट, तो वो इसके अंदर हमेशा ही होगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएट, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में होगा, बाइनोमियल, पाइथन, नॉर्मल, और भी जो है वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके हम लिखेंगे, उस पेपर में ज्योमेट्रिक था, वो यहाँ पे लिखना चाहिए था कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोप्रिएट, अब यहाँ पे उसने बाइनोमियल का है तो एच नॉट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएट,
और इसके ऑल्टरनेट ये है, इट डज नॉट, नहीं है ये, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। अच्छा, उसके लिए जो है ना बाद में हमने वो टेस्ट में काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, काई स्क्वायर टेस्ट गुडनेस हो, फिट टेस्ट हो, या अभी कंटीजेंसी टेबल का भी आया नहीं है वो, तो वो टेस्ट ये है सिग्मा ओ माइनस ई का स्क्वायर ओवर ई, इन सारों को प्लस करना होता है। वो क्या होता है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, तो ये करना होता है, इसलिए हमें यहाँ पे अब टेबल बनाना है। यहां से आ जाएगी हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। अब देखें पहले, अच्छा हमने ये देखना है यहाँ पे कि ये जो उसने टेबल दिया हुआ है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, तो ये उसने दी हुई है ऊपर सारी। अच्छा देखिए, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ना 5 से कम नहीं होनी चाहिए, ए की वैल्यू तो ये आ गई है 160। अब आप यहाँ से देखें, ये भी 6 है, ये देखेंगे ये सारा जो है ना वो, इन सारे सेल्स को हमें ना कंबाइन करना पड़ेगा। मैं इसको प्लस भी करूँ तब भी ये 5 से नहीं, फिर भी बहुत छोटा रहेगा, इधर तक यहाँ पे ना इनको कंबाइन करना पड़ेगा। तो ये 3 सेल्स ये रह जाएंगे जैसे, और ऊपर उनको भी करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1844, 1844 ये उसका आ गया। उसके बाद है जी नेक्स्ट 143, और उसके बाद है 143 के बाद ये इंसानों को कंबाइन करना है, 11 और 2 13 आ गए। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है, पहले तो उसने 1831.3, 1831.3, और ये जो उसके बाद नेक्स्ट वाली है वो है वो ये हमने कैलकुलेट किया 162.6, 162.6। अब ये 13 जो हमने लास्ट वाली की है, 4 इन सारों को कंबाइन करें, जैसे कि ये वाली इन सारों को प्लस करें, ये तो वैसे ही 0 0 है, इसको इसमें प्लस करके फिर इसमें प्लस करें, क्योंकि जस्ट 0.119 इसमें जब हम प्लस कर देते हैं 0.001, तो अभी 0.12 बहुत कम है, इसके अंदर ऊपर वाले में ऐड करना पड़ेगा 6.016, तो ये आ रहा है हमारे पास 6.136, 6.136, 6.136। इधर इसका सम कैलकुलेट करना है, तो अब ये हमने सारा कैलकुलेट करना है इसके अंदर से। जब ये कैलकुलेट करेंगे दिस माइनस दिस ओवर ई के ऊपर इसको जब डिवाइड करेंगे, वो तो आ जाएगा 0.0887। उसके बाद जब इसको इसमें से माइनस करके स्क्वेयर करके ई पे डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर आ रहा है 2.36। ये मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया था 26। अब इसको इसमें से माइनस करके जब इसका करते हैं तो स्क्वेयर उस पर डिवाइड करते हैं, तो 7.6784। इन सारों को प्लस करें तो यहां से हमारे पास आ रहा है 10.1। ये वो काई स्क्वायर आ गया जो हमने कैलकुलेट किया है, काई स्क्वायर आ गया है 10.1। अब हम इसकी टेबुलर वैल्यू जाके टेबल में से देखेंगे कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए। टेबुलर वैल्यू, ये काई स्क्वायर कितने परसेंट लेवल पे है, ये 0.5%। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड करते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होती है, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होती है नंबर ऑफ सेल्स माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन। नंबर ऑफ सेल्स तो देखिए इसका जरा 3 माइनस एंड पे नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन क्या होती है? अब एक तो रिस्ट्रिक्शन लाजमी है ना, जैसे कि ये देखिए इसका जो है ना टोटल, इसका जो आप 2000 और इसका भी और इसका, ये दोनों सेम ही रहने चाहिए।
तो इस हर हाल में, तो इसलिए ये एक रिस्ट्रिक्शन तो हर एक में से माइनस होती है, और रिस्ट्रिक्शन ये होती हैं, जैसे इसके अंदर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ी है, इस तरह से कोई चीज फाइंड करनी खुद से पड़े, जैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो वो एक और रिस्ट्रिक्शन बढ़ देती है। एक रिस्ट्रिक्शन तो पहले ही है इसके अंदर कि ये लाजमी इन दोनों का जो सम है ना वो इक्वल होना चाहिए, वो तो ठीक। इसके अलावा हमें प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी पड़ी है, टू तो नंबर डिग्री ऑफ फ्रीडम वन आ गया, तो यहाँ पे वन में जाके ना ये टेबल में जाएंगे जब इसके, तो इसके टेबल में जाके देखते हैं वहां पे का स्क्वायर टेस्ट का जो टेबल है, ये आ गया टी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये आ गया का स्क्वायर टेस्ट का। तो ये देखें कि इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है वन, ये वन आ गया। और कितने परसेंट लेवल पे है, ये था कितने परसेंट लेवल पे है, 0.5% पे। तो 0.5% का मतलब हो गया 0.5%, 0.5%, तो 0.5% हो गया ये जाके यहाँ पे हमें इसको देखना पड़ेगा, वन पे बना, ये देखें 0.5, ये इसका क्रिटिकल वैल्यू होगी ना, 0.5%, 0.5% का मतलब हो गया कि 0.005, इसको वन में से माइनस करें तो 0.995 हो जाएगा, 0.995 ये आ रहा है, इसके अंदर वन, ये आ रही है इसकी क्रिटिकल वैल्यू 7.879। 7.879। अच्छा, तो ये देखें कि ये जो था इसका, ये इसकी क्रिटिकल वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है 7.879, ये इसका क्रिटिकल रीजन है। तो ये इसका जो है ना ये क्रिटिकल रीजन है इधर है। तो हमने जो वैल्यू फाइंड किया वो तो आई है 10.1, वो तो इससे आगे आ गई, इस क्रिटिकल रीजन में आ गई है। So 10.1 is greater than 7.879. So reject each note. So binomial distribution is not appropriate. Binomial distribution is not appropriate. H1 accept हो गया है, H not reject हो गया है, is not appropriate. ये अच्छा है कि और भी है उसके बाद, गिव ए रीजन, डी पार्ट उसने कहा है गिव ए रीजन व्हाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नॉट बी सुटेबल मॉडल इन दिस सिचुएशन। क्योंकि इसके अंदर प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज के जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है ब्रोकन भी हो सकते हैं, इसकी एग्जांपल जैसे दीस आ सकती है, सफिशिएंट भी होगा इस तरह से। तो इस तरह से मतलब इसके अंदर ये हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी में नॉट भी कांस्टेंट, इसके अंदर ऐसे सेक्शन में प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने चाहिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल है जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट का मतलब है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएट व्हेन इंडिपेंडेंट इवेंट्स या प्रोबेबिलिटी इज कांस्टेंट, दोनों का एक ही मतलब है। प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, इंडिपेंडेंट इवेंट का क्या मतलब है कि यानी कि एक काम करने से, जैसे बॉक्स है उसके अंदर से आपने दो बॉल है उसके अंदर रेड कलर के और व्हाइट, आपने एक व्हाइट निकाला उसको अगर बाहर रहने दिया तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, अगर वापस अंदर रख दिया तो प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी इसके अंदर जैसे है कि प्रोबेबिलिटी में भी मे नॉट बी कांस्टेंट, इस केस के अंदर मे नॉट बी हो भी सकती है, मे नॉट बी कांस्टेंट, श्योर नहीं है इसके बारे में, मे नॉट बी कांस्टेंट। ऐसे ही उसने कहा रीजन दे, अब रीजन उसकी ये भी हो सकती है कि जैसे कि वो रीजन आप इसके अंदर दे सकते हैं कि रीजन ये है कि ब्रोकन एग जो है ना मे बी मोर देन वन, जैसे वो ब्रोकन एग, ब्रोकन एग्स मे बी मोर देन वन, वन वो कैसे हो सकता है ड्यू टू
ये तो बस है वो ऐसे रीजन उसने पूछा था, ड्यू टू बॉक्सेस बीइंग ड्रॉप्ड। ये राइट, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आ गया है कि ये रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन वेदर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, सो ये कहीं, हम्म, वो कह रहे हैं कि रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन वेदर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू स्कूल्स इन स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड फॉर इंग्लिश। शी रेंडमली चोजन 10 स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पे नजर आ रही है 10 फ्रॉम स्कूल एक्स एंड 8 स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल वाई, सो टू टेक रिटर्न इंग्लिश टेस्ट द स्कोर। अब ये देखें, ये इसको देख के पता चल गया ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का है, टी टेस्ट का है ये। वो उसके अंदर पहले जो हमने किया था उसके अंदर 120 एंड 80 था, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो था जेड टेस्ट का। अब ये इसके अंदर है, ये टी 10 है। और शी रैंडमली चोजन 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल एक्स एंड 8 स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल वाई। सो ये जो है ना ये टी का है। अब हमें वो कहते हैं एक और भी चीज यहाँ पे, जैसे कि यू शुड एज्यूम दैट द टू डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉर्मल, ये भी एज्यूम करें, एंड सेम पॉपुलेशन वेरिएंस, यानी कि इनका पॉपुलेशन वेरिएंस कॉमन वो हमें फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि इनका वो दिया नहीं हुआ, अननोन है। तो वो इसका फार्मूला पहले यहाँ पे देखें, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला देखें। कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला लिखना हो तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला ये हो जाएगा, ये ना ऐसे एक्स माइनस वाई माइनस, अच्छा यहाँ पे जो क्योंकि ये टी है तो इसलिए यहाँ पे लगेगा टी। अब वो टी कहाँ से कैसे फाइंड करना है, वो टी टेबल में से जाके टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में से देखना है। इसका पे हमें जो है ना वो कॉमन जो है वो अनबाइस्ड कॉमन वेरिएंस हमें फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे। ये हो जाएगा इक्वल 1/n1 प्लस 1/n2, ये इसका फॉर्मूला बन गया। इस तरह से ये हो जाएगा दूसरा, ये दूसरी वैल्यू प्लस टी, ये अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2, ये तो हो गया फार्मूला। अब जैसे देखेंगे ये हमें फाइंड करना है अनबायस्ड, ये जो है वेरिएंस, ये तो यहाँ पे तो स्टैंडर्ड डिवीजन बार लिखी है ना, तो कॉमन ले रही है अंदर से। तो टी जो है ना वो ये कैसे देखना है, देखेंगे टी के टेबल में जाएगा, अब तो वो देखेंगे इस तरह से कि ये 10 और ये 8 टोटल 18 हो गया। इसको इस तरह देखते हैं, n1 माइनस एन, सॉरी प्लस n2 माइनस 2 करके। तो ये दोनों को जब प्लस करें 18 में स्टूडेंट का 16 में जाके देखेंगे 95% में। अब वो देखेंगे इस तरह से हम देखेंगे कि टी टेस्ट के टेबल में जाएंगे, ये काई स्क्वायर टेस्ट आ गया, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आ गया 16 ये आ गया 16। और वो कह रहे हैं 95%, तो वो इस तरह से देखते हैं हम, जैसे 95% का मतलब है कि 95%, तो मतलब 5% आएगा और 2.5% इस तरफ और 2.5% इस तरफ। 2.5 का मतलब जब इसको उसमें से माइनस करेंगे तो 0.975, ये 16 के नीचे जाएगा ना, ये 16 तो ये 0.97 ये है, इसके नीचे आए और 16 के सामने आ जाएंगे यार 2.12। तो टी की वैल्यू 2.12 है क्योंकि टी में वो ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना है उसने दिए हुए हैं। जैसे एन पहले का एक का 10 है, दूसरे का 8 18 हो गया, उसमें से 2 माइनस किया 16 आ गए, वो इस पर डिपेंड करता है, इसलिए उसका पहले से नहीं बता सकते टी टेस्ट में। तो ये 16 अब बन रहा है, 16 में 0.97 ये बन गया हमारे पास 2.12। तो ये उसकी वैल्यू जो है ना 2.12 हम वहां पे लगा देते हैं उसके अंदर टी की जगह पे। तो ये बन गया इस तरह से हमारे पास एक्स बार माइनस वाई बार माइनस 2.12, ये हमें कैलकुलेट करना है ओवर 1/n1, तो हमें पता है 10 है और n2 भी हमें पता है ये 8 है। तो इनके ये मीन वगैरह भी हम निकाल सकते हैं वाई का, और इसका भी प्लस इधर भी लगा देंगे 2.12, ये 1/n1 प्लस 1/n2 ये। अब ये देखें ये हमने अब कैलकुलेट करना है अनबायस्ड
या इसको पूल्ड एस्टिमेट भी कहते हैं। ये उसने हमें सारी ये वैल्यूज दी हैं, यहाँ से हमने कैलकुलेट करना है इसको। तो ये इसको कहते हैं अनबायस्ड एस्टिमेट और पूल्ड एस्टिमेट भी कहते हैं इसको। पूल्ड टू सैंपल एस्टिमेट, ये हमें जाना है, ये आप कैलकुलेट करना है। ये आ गया। अब इसका जो फार्मूला है ना वो ये है n1 s1 इसका स्क्वायर या एस एक्स का स्क्वायर भी क्या फार्मूला, तो ये है n2 और s2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2 वेयर s1 square and s2 square are sample variances। ये सैंपल वेरिएंसेस है वो। तो आप जो है ना s1 स्क्वायर वो भी कैलकुलेट कर लेंगे, उसका फार्मूला लगाएं s1 का स्क्वायर। अब इसने डाटा किस फॉर्म में दिया, या तो स्क्वायर वाली फॉर्म में, हाँ एक्स स्क्वायर की फॉर्म में दिया, तो इसको हम ऐसा करेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इस तरह से s2 या sy भी उसको कह सकते हैं, sy इसको x sx कह दें, इसको y का स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर ओवर इसका n या n2 माइनस इसको आ जाएगा y का स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज इसमें हम लगा देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा एस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये उन्होंने कितना हमें दिया यहाँ पे 40104 डिवाइडेड बाई ये 10 वैल्यूज है माइनस ये हो जाएगा 61.2 का स्क्वायर, बिकॉज कि ये उन्होंने हमें यहाँ पे दिया है 612, इसको जब 10 पे डिवाइड करें 61.2 हो गया। इसी तरह से ये जो सिग्मा वाई इसको कैलकुलेट करेंगे सिग्मा वाई स्क्वायर, इधर इसके सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालें, वो उसने दी है 27460/8 माइनस इसका जो मीन इसका कैलकुलेट करना है वो 4/8 का स्क्वायर आ गया। इस तरह से जो आप इसका मीन निकलेगा इसका कैलकुलेशन करने के बाद वो इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, वो मैंने इधर कैलकुलेट 264.96 और इसका जो आ जाएगा सिग्मा वाई का स्क्वायर आ जाएगा इधर से हमारे पास 352.25। तो अब ये वाली सारी वैल्यूज उस फार्मूले में हम लगा देते हैं, तो इधर से हम इसको अनबाइस्ड या पूल्ड एस्टिमेट कैलकुलेट कर लेते हैं। n1 कितना है 10 इंटू 264.96 प्लस n2 कितना है 8 इंटू 352.25 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 8 माइनस 2। तो ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर जब इस सारे को कैलकुलेट करेंगे ना तो ये हमारे पास आ जाएगा 341.725। इट इंप्लाइज दैट कि ये हमारे पास आ गया सिग्मा इक्वल इसका अंडर रूट ले लें तो ये आ जाएगा 18.4858। अब ये सारी वैल्यू जो है ना वो हम ये जो हमारे पास ये फार्मूला है ना ये वाला इसमें लगा देते हैं एक्स बार माइनस वाई बार। जैसे कि इसका मीन इसको 10 पे डिवाइड करें, इसको 8 पे डिवाइड करके इनको माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला। चले एक दफा फिर लिख लेते हैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसका फॉर्मूला ये है एक्स माइनस वाई माइनस टी कितना निकाला था 2.12 और ये जो हमने निकाल लिया मल्टीप्लाइड बाय ये चलिए अभी मैं इसको चलिए लगा देता हूँ 1/n1 प्लस 1/n2। इस तरह से ये एक्स बार माइनस वाई बार प्लस 2.12 ये स्टैंडर्ड डिविएशन इसकी 1/n1 प्लस 1/, ये फार्मूला ये सारी वैल्यू जिसके अंदर हम लगा देते हैं। एक्स बार माइनस वाई बार करेंगे ना तो इसका मीन तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.7 माइनस 2.12 मल्टीप्लाइड बाय ये जो हमने कैलकुलेट किया सिग्मा वो ये कैलकुलेट किया 18.4858।
18.4858 √1/10 प्लस 1/8। इस तरह से ये भी आ जाएगा। इस तरह से 5.7 प्लस 2.12 और ये कैलकुलेट हमने किया, ये आ जाएगा 18.4858 √1/10 प्लस 1/8। तो इसको सारे को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ रहा है -12.9 और ये आ जाएगा हमारे पास 24.3। ये इसका आंसर आ गया। और ऐसे भी कर सकते हैं म्यू यानी कि लेस देन 24.3 और ग्रेटर देन मीन जो है ना इनका, ये आ गया इसका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। आइए देखेंगे इसका जो लास्ट पार्ट है, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि वो हम ये बताएं चलिए देखिए इसका जो बी पार्ट इसके अंदर यूज द कॉन्फिडेंस इंटरवल यू फाउंड इन पार्ट ए टू एक्सप्लेन। ये इसके अंदर के sufficient evidence at 5% civic to suggest that the English scores of the students from school X and students from school Y are different। अच्छा देखें कि ये हमने जो फाइंड किया है दी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन जो है ना इन दोनों का डिफरेंस का वो कंटेन उसके अंदर जीरो है, कंटेन्स जीरो। अच्छा उसका मतलब है जीरो यदि पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है उसके अंदर, देयर फोर जीरो एक्सप्लेन करना है ना, देयर फोर जीरो इज ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ इज ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ जो है ना डिफरेंस बिटवीन मीन्स, डिफरेंस बिटवीन मीन्स। तो देयर इज insufficient evidence at 5% level, there is insufficient evidence at 5% level क्योंकि वो 0.95% के अंदर वो जो है ना कंटेन कर रहा है। तो देयर इज इनसफिशिएंट एविडेंस एट 5% लेवल, इनसफिशिएंट एविडेंस लिखना चाहिए था, insufficient evidence at 5% level, ये जो इसने दिया हुआ to suggest that English score of students from school X, scores of school X, इधर जगह पड़ेगा English scores of X student and Y are different। 95 क्योंकि वो ऊपर जो है ना वो माइनस से शुरू होकर आ रहा है कॉन्फिडेंस इंटरवल -9 पॉइंट ये आ रहा है -12.9 से 24.3, तो जीरो इसके अंदर है। तो इसका मतलब डिफरेंस बिटवीन मीन जो है ना वो जीरो हो सकता है उसका पॉसिबल वैल्यू, देयर इज जीरो इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स की हो सकती है। देयर इज insufficient evidence at 5% level to suggest that the English scores are different। ये वो डिफरेंट मतलब वो इस तरह आप देखिए। नेक्स्ट इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 विल्कॉक्सन मैच पेयर टेस्ट का है।
हाँ जी, अब देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, उसने कहा टू jigsaw puzzle have the same number of pieces with identical shapes but have different pictures printed on them. One puzzle has a seaside pictures and the other has a cartoon picture. A researcher believes that children will complete a cartoon puzzle more quickly. To test this belief, 10 children are randomly selected. The time taken, अच्छा वो time उसका in seconds ये है. For each child to complete each puzzle is recorded below. अच्छा carry out a Wilcoxon test. तो हर टेस्ट के अंदर जैसे आपको बताया कि उसके हाइपोथेसिस पहले सबसे पहले हम यहाँ करेंगे स्टेट हाइपोथेसिस. अच्छा जी, इसके अंदर एच नोट ये है कि उनका जो मीडियन ऑफ जो है इसका सी का कर लेते हैं, सी साइड इज इक्वल टू मीडियन ऑफ कार्टून. ये होगा ऐसा से, या और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं मीडियन ऑफ सी माइनस मीडियन ऑफ कार्टून इज इक्वल टू 0. इसके अगेंस्ट एच वन ये है कि मीडियन ऑफ साइड इज ग्रेटर देन, क्योंकि वो कहते हैं कि जो कार्टून के साथ है ना वो कम टाइम लेते हैं, इसका मतलब ये वाला टाइम ज्यादा लेते हैं, इसलिए ये ग्रेटर देन हो गया. और इस तरह से सी साइड वाली जो पिक्चर्स है उनको उनका पजल कंप्लीट करने के लिए वो ज्यादा टाइम लेते हैं. वो कार्टून वाली जो जिनके ऊपर वो बता रहा है कि जिनके ऊपर कार्टून्स की हैं पजल्स हैं, कंप्लीट द कार्टून पजल मोर क्विकली, वो तो इसलिए वो कार्टून वाला ही है ना, इसका मतलब वो टाइम कम लेता है, इसलिए इसको ये कर दिया. अब वो जो है ना हम यहाँ पे इनका टेबल बना लेते हैं. टोटल 2 4 6 8 10 वैल्यूज हैं, तो इसलिए जो है ना वो हम इसकी जो है यहाँ पे वो बना देते हैं इसकी वो. ये अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 में ये मैंने इसको ये बना लिया, इसमें उसने दिया हुआ था कि ये हाइपोथेसिस हमने स्टेट कर दिया यहाँ पे. उसके बाद ये देखें डिविएशन. अब करना ये है कि जैसे देखें ये है ना ये सेम ही है, इसलिए इसको कहते हैं मैच पेयर. साइंड रैंक टेस्ट उसने कहा फाइंड करने के लिए 182 माइनस 16 हाँ माइनस 160 इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 21. 130 माइनस ये 111 करेंगे ये आ जाएगा 19. 193 माइनस 195 करेंगे ये हो जाएगा 195 माइनस 2 आ गया 181 माइनस 159. ये करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22. और ये आ जाएगा उसके बाद ये माइनस 10 आ जाएगा. ये इस तरह से जैसे 192 माइनस ये 200 करेंगे तो माइनस 204 में से 200 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा. इस तरह से मैंने इसको 4 आ गया. उसके बाद ये आ जाएगा इससे 16 आ गया माइनस नेक्स्ट करेंगे 27, फिर आ गया 35, फिर आ गया 29. अब देखेंगे आपने में देखें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे कम वैल्यू जो है वो है इसके अंदर ये 2. नेगेटिव को भी इग्नोर कर दे, 2 सबसे कम वैल्यू, इसको दे दें रैंक 1. उसके बाद है 4, इसको रैंक दे दें 2. 4 के बाद है 4 के बाद है ये 10. हाँ तो नहीं, ये हो जाएगा 3. 10 के बाद आ जाता है 16, ये हो गया 4. 16 के बाद आ जाता है 19, ये हो जाएगा 5. 19 के बाद आ जाए जैसे 21, और 21 के बाद 22, ये हो गया 7. उसके बाद आ जाए 27, ये हो गया 8. उसके बाद आ जाता है 29 और फिर आ जाता है 35. ये 10 रैंक पूरे हो गए. अब जिनके साइन नेगेटिव हैं उनको साथ वापस नेगेटिव लगा देंगे. अब इसके अंदर ये होता है कि पी, पहले इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं पी, तो जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज है, पॉजिटिव वाली कौन कौन सी इसके अंदर वैल्यूज हैं, 6 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 9, 2 3 4 5 6 7 8. तो ये इन सारों को अगर प्लस करें ना तो ये बन रहा है 51. और उसके बाद क्यू जो नेगेटिव वाली वैल्यूज है वो है 1 और प्लस 3 वो बन रहा है 4. इन दोनों में से स्मॉलर जो है उसको हम टी कहेंगे. आगे पेज में दूसरा आ गया, जो स्मॉलर सबसे टी जो है ना वो हमारे पास हो गया है इसमें से 4. अब इसका कंक्लूजन ड्रॉ करना है. आप कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए टेबल पे जाएंगे, वहां पे साइन रैंक टेस्ट वहां पे देखेंगे कि कितनी वैल्यू है. 12 कितने परसेंट लेवल पे देखना है इसको हमने, 5% लेवल पे. और ये वन टेल टेस्ट है.
ये आ जाएंगे विल्कॉक्सन है, विल्कॉक्सन है, ये आ गया विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट। तो विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट जो है ना वो उसके अंदर आ जाएगा हमारे पास। ये पिछले वाले जो पेपर में गया था 12 वैसे इसके अंदर वैल्यूज हैं, इसमें 10 वैल्यूज हैं और 5% लेवल पे हमने इसको देखना है। तो उसके अंदर जाके हम ये इसको जब देखते हैं ना तो 10 वैल्यूज है और 5% लेवल पे ये इसका 10 ही आंसर आ रहा है, इसके ऊपर ना 10 आ रही है उसकी वैल्यू। सो ये हमारे पास हो जाएगी। जब नॉन ये जो होते हैं नॉन पैरामीट्रिक ऐसे ये टेस्ट होते हैं, इसका ये देखिए 10 आ गई है इसकी वैल्यू। अगर हमारी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया ना वो इससे बड़ी आ जाए तो फिर एच नॉट एक्सेप्ट होता है। अगर इससे कम आ जाए जैसे 4, तो इससे काफी कम वैल्यूज आ गई हैं। 4 इज लेस देन 10 आ गई, 4 इज लेस देन 7 आ गया। सो हम जो है एच नोट को रिजेक्ट कर देंगे। सो रिजेक्ट एच नोट। सो sufficient evidence that children complete cartoon puzzle, each not reject in favor of each one. So यहाँ पे मंदिर 4 children, इसमें गया complete cartoon puzzles, cartoon puzzle more quickly, more quickly than the seaside puzzle. The seaside puzzle. आगे देखें इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में तो कहता है शो दैट यूजिंग पे एग्जाम्पल ये साइन टेस्ट एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल वुड रिजल्ट इन द ऑपोजिट कंक्लूजन टू दैट फाउंड इन पार्ट ए। अच्छा, अब साइन टेस्ट क्या होता है? साइन टेस्ट के लिए ये देखना होता है कि आपने जैसे देखें कि आपने इनके अंदर फाइंड किए ना, ये जो इसके अंदर जो है साइन टेस्ट, आपने साइन 2 ऐसी वैल्यूज हैं जिनके नेगेटिव साइन है और 8 ऐसी वैल्यूज हैं जिनके पॉजिटिव साइन। ये हमने प्लस एंड माइनस देखना है। तो दोनों के लिए हमने ना जो इसको करते हैं बाइनोमियल से। सो इसको कहते हैं एक्स बिन बाइनोमियल, एन टोटल वैल्यूज है 10 और प्रोबेबिलिटी इसकी 0.5 ली जाती है। अब आप देखें कि आपने 5% लेवल पे चेक करना है ना, तो हम ये करेंगे ये भी नॉन पैरामीट्रिक है। तो वो अगर हमारी जो फाइंड की वैल्यू इससे बड़ी आ गई, 5 का मतलब है प्रोबेबिलिटी का मतलब है 5% का मतलब है 0.05। अब हम जो प्रोबेबिलिटी इससे जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे उसका देखते हैं कि वो क्या आती है। अब यहाँ पे देखें कि इसे दो तरह से मैं फाइंड कर सकता हूँ। जो नेगेटिव वाली वैल्यूज है ना इसके अंदर जो नेगेटिव वैल्यूज है, नेगेटिव साइन है, ये काफी सिंपल सा टेस्ट है। जैसे -1 -2 नेगेटिव वैल्यूज है, 8 पॉजिटिव है। मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं फाइंड कर लूँ एक्स लेस और इक्वल टू 2, और मैं ये भी कर सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 8, क्योंकि 8 जो है वो पॉजिटिव वाली वैल्यूज है ज्यादा और ये जो है ना कम नेगेटिव वाली वैल्यूज, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। अब तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करके ये मैं देख लेता हूँ, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 10C0 और 0.5 के इन दोनों के डिफरेंस 10 आ गया और 0.5 की पावर ये जो होती है ये 0 है। उसके बाद आ जाएगा 10C1, ये आ जाएगा 0.5, इन दोनों का डिफरेंस 9 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 प्लस फिर ये आ जाएगा यहाँ पे 10C2, 0.5, इन दोनों का डिफरेंस 8 इंटू 0.5 की पावर 2 आ गई। 10C0 1 होता है, ये भी 1, ये इसकी पावर 0, ये भी 1 आता है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.5 की पावर 10, ये 10C1 10 होता है और ये 0.5 और इसकी पावर 1 है, बेसिस सेम पावर्स आर एडेड, ये भी 10 हो जाएगा प्लस 10C2, 10C2 जो है ना ये होता है 10C2 45, 10C2 होता है 45 और 0.5 इसकी पावर इन दोनों को ऐड कर देंगे ऊपर, ये भी 10 आ गई। इस सारे को कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू
5, 4 एंड 7 अभी हमने फाइंड कर लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस और इक्वल टू 8 ग्रेटर और इक्वल टू 8 भी कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू 10 वो भी यही आ जाएगी। तो अब ये देखें ना ये नॉन पैरामीट्रिक है ये टेस्ट। तो अब देखें कि ये जो हमने फाइंड किया है वैल्यू वो आ गई है, वो जो उन्होंने प्रोबेबिलिटी दी है वो है 0.05, जो हमने फाइंड किया वो 0.0547, ये ग्रेटर देन आ गई है 0.05 से। सो अब हम इस केस में एच नॉट जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ये वही चल रहा है ना ऊपर से क्वेश्चन, इसके अंदर भी वो सेम वही चल रहा था, ये जो था ना इसके अंदर ये यही आ रहा है ना एच नॉट। ये अब इसके अंदर ये आ रहा है कि एच नॉट इज रिजेक्टेड हो गया, क्योंकि अब जो सॉरी एक्सेप्ट हो गया, ये हमारे पास आ गया ना 0.05। तो ये सी ना, तो हमारी वैल्यू जो है ना ये बड़ी आ गई है 0.0547। सो एच नॉट एक्सेप्ट हो गया इस केस के अंदर, एच नॉट इज एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेड हो गया। वो जो था ना ऊपर ऊपर वाले में इसमें यहाँ से वो रिजेक्ट हो गया था इस पार्ट के अंदर, इस पार्ट में वो एक्सेप्ट हो गया। इन पार्ट ए एच नॉट इज रिजेक्टेड, यहाँ पे इन पार्ट ए एच नॉट इज रिजेक्टेड। तो एच नॉट इज रिजेक्टेड, तो इस तरह से जो है ना इन पार्ट बी एच नॉट इज एक्सेप्टेड। सो ऑपोजिट, यही उसने पूछा हुआ था कि ये सो ऑपोजिट कंक्लूजन रीच्ड। तो ऑपोजिट कंक्लूजन रीच्ड आ गया सर। अभी देखेंगे इसके अंदर उसने ये पूछा हुआ है, इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट द एक्सपेरिमेंट हैड बीन concluded such that each children completed the seaside puzzle first followed by the quadruple comment on। अब वो कहते हैं कि ये क्या हुआ कि वो सामने लेटर ये डिस्कवर हुआ कि उन्होंने ना सी साइड, पहले तो वैसे ऊपर ये हो रहा है, तो अब उसके अंदर वो कमेंट ऑन ब्रीफली इसके ऊपर हमें बताने के क्या रिसर्चर्स का क्या बिलीफ है इसके अंदर। तो वो ये है कि भाई चिल्ड्रन में डू सेकंड टेस्ट क्विकर, चिल्ड्रन में डू सेकंड टेस्ट क्विकर because they प्रैक्टिस, उनकी प्रैक्टिस हो गई है, तो वो या वो जो है कि सेकंड टेस्ट उसने वो जो है स्लोअर बिकॉज दे आर टायर्ड, ये इस तरह करके ना डिफरेंस इसके अंदर ये हो सकता है। आइए देखिए नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6। ये आ गया है इसका प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। इसके अंदर वो कह रहे हैं कि फाइंड, ये पहले कहते हैं के इन टर्म्स ऑफ ए। अब हमें पता है कि ये प्रोबेबिलिटी, अच्छा देखिए यहाँ पे जो है ना वो कहता है वैल्यू 0, 2 एंड 4 इवन नंबर के वैल्यूज आ सकती हैं। ये है के फाइंड करना। हमें पता है कि टोटल जो है ना इसकी जो प्रोबेबिलिटी अगर 1 लगाए ना तो ये 1 होती है। इसके अंदर अगर मैं 1 लगाऊं टी की जगह पे तो ये k ओवर 1 माइनस ए इक्वल टू 1 आ जाएगा। इधर भी टी की जगह 1 लगाया तो 1 माइनस ए हो गया। सो k इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाए 1 माइनस ए। बस आगे देखें कि उसके बाद है इसका नेक्स्ट वाला पार्ट, बी पार्ट, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड करना चाहते हैं। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन 2, तो मैं इसको ऐसे फाइंड कर सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस और इक्वल टू 2। अब वो कैसे फाइंड करते हैं, देखें पिछले हम क्वेश्चंस में करके आए थे प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन के अंदर कि ये जो प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन जैसे हमने पिछले वाले में किया था कि प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन सपोज जैसे कि x था, वहाँ उसके अंदर था कि 1/8t³ और प्लस 2/8t² प्लस 2/8t प्लस 1/8। इसका मतलब ये था कि वो था कि एक बॉक्स है, उसके अंदर ना रेड बॉल है और वाइट बॉल है, 3 रेड बॉल है और 3 वाइट बॉल है, तो तीनों रेड बॉल निकलेगी। तो वो क्यूब से, इसकी पावर क्यूब से पता है तीनों रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है।
1/8 है, 2 रेड निकलने की 2/8 है, 1 निकलने की 2/8 है, कोई भी ना निकलने की भी 1/8 है, इस तरह से ये। तो इसको जो है ना वो ऐसे करते हैं। अब आप ये देखें कि इसको ना टी के साथ वो करना होता है इसका। अब मैं ये देखता हूँ इधर से टी की वैल्यू कैसे आएगी। ये देखें, ये जी ऑफ टी जो उसने दिया हुआ है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, जी ऑफ टी वाई इक्वल टू के इंटू 1 माइनस ए टी, 1 माइनस ए टी स्क्वेयर की पावर -1। इसको मैं बाइनोमियल से खोल देता हूँ। ये हो जाएगा के इंटू 1 प्लस एन इंटू ये माइनस ए टी स्क्वेयर प्लस एन -1 ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस ए टी स्क्वेयर का फिर स्क्वेयर आ गया, इस तरह से चलता जाए इन्फिनिटी तक। तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा के इंटू 1 प्लस ए टी स्क्वेयर, इधर से आ जाएगा ये 2 से 2 कट जाए, प्लस आ जाएगा ए स्क्वेयर टी 4, इस तरह से चलता जाएगा। अब आप ये देखें कि उसने हमें कहा हुआ टी स्क्वेयर और ए 2, तो ये देखें जो टी स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है ना, ये है, ये विदाउट टी, जैसे कि उसने क्योंकि ऊपर वैल्यूज दी है ना टी, ये जीरो, उसने जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 0 2 4, तो इसका मतलब है ये जो है 1 है, इसके साथ जो है जैसे टी की पावर 0 है इसके साथ, तो इसका मतलब है लेस देन 2 वाले जो है ना इसके अंदर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसमें इधर से देखें अगर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लेस और इक्वल टू 2 यहाँ से हो जाएगी, ये तो सारों के साथ मैंने मल्टीपल 1 प्लस ये तो फिर आगे T4 इसके आगे ना, जैसे कि वो 4 के साथ पावर 4 के वो जो 4 वाली आगे, जैसे ये वाला अगर लगेगा तो वो ये 4 लगे, लेकिन उसने मैं कहा वाई ग्रेटर इक्वल टू, मैंने उसको ऐसे ग्रेटर इक्वल टू तो इन्फिनिटी तक चला जा रहा है, तो ले मैंने इसको 1 में से ये कर लिया माइनस, तो ये इस तरह से हमारे पास ये आ गया है। अब जो है इसमें हमने जब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ये प्रोबेबिलिटी वाई ग्रेटर देन 2, ये हो जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन 2, ये हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y जो कि ये है k इंटू 1 प्लस ए, और ये हमारे पास है 1 माइनस के की वैल्यू ऊपर हमने अभी फाइंड किया 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए, तो ये हमारे पास हो जाएगी 1 माइनस ए माइनस बी टू ए प्लस बी, हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वेयर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस ए स्क्वेयर, ये कट गए इसके साथ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन 2 इक्वल टू ए स्क्वेयर हो गई। ये था पहला पार्ट, इसको कहता था, ये सेकंड पार्ट था शो करो, ये हो गया शोन, ये हो गया। आगे देखें इसका जो सी पार्ट है, ई ऑफ वाई फाइंड करना चाहते हैं, तो ई ऑफ वाई का फार्मूला जो है वो फार्मूला शीट पे दिया हुआ है, वो ये है जी डैश वाई 1 का, ये। तो अगर आप फार्मूला शीट पे जाके देखेंगे ना, तो इसका फार्मूला जैसे देखेंगे कि मैं आपको दिखाता हूँ इसका फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला शीट पे ये MF19 ये फार्मूला शीट आ गई। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टेबल ये दिया फार्मूला, ये है फर्दर प्रोबेबिलिटी, ये दिया प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, प्रोबेबिलिटी ये ई ऑफ का फार्मूला, ई ऑफ एक्स का फार्मूला जी डैश, जे का मतलब डेरिवेटिव 1, और वेरिएंस का ये है डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव ऐड करके माइनस का स्क्वायर का फार्मूला, भी हमने सिर्फ ये फाइंड करना है, तो जी डैश ये आ गया इस तरह से, ये फार्मूला शीट पे फार्मूले गिवन है, तो इसको वहां से देख के आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, तो ये देखें कि जी डैश से फाइंड करना है, तो हमारे पास जो ऊपर उसने फंक्शन दिया हुआ है इसका, वो है ये है के ओवर 1 माइनस ए टी स्क्वेयर, के ओवर 1 माइनस ए टी स्क्वेयर है। अच्छा देखिए, इसका मैंने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसको मैं अगर ऐसे करूँगी, अच्छा उसने यहाँ पे दिया भी है कि ए की वैल्यू 0.2 ले लें, तो चलिए अभी वो हम ले लेने के बाद 1 माइनस ए टी स्क्वेयर की पावर -1। अब मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ, जी डैश टी वाई का, इसका डेरिवेटिव जो होगा -1 को नीचे लाएं, ये हो गया माइनस के, इसकी पावर में से एक कम कर दें, विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2 AT, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। तो अब आप इसके अंदर ये वैल्यूज लगा दें इसके अंदर, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी जी डैश वाई इंटू टी, ए की वैल्यू को कह रहा है 0.2 ले लो, जब ए की वैल्यू 0.2 लेंगे, ये 0.2 लेंगे, ए की वैल्यू 0.8 हो जाएगी,
तो के की वैल्यू ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, के की वैल्यू होगी 0.8 मल्टीप्लाइड बाय ए की वैल्यू 0.2 लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.4 और यहां से हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस ए की वैल्यू 0.2 टी स्क्वेयर और इसकी वैल्यू आ गई -2 इंटू ये 7 टी बच गया। तो अब हमारे पास मैं टी की जगह पे 1 लगा देता क्योंकि वो हमने जी, तो ये जगह 0.32 डिवाइडेड बाय, जब टी की वैल्यू इधर भी 1 लगाएंगे इधर भी 1 लगाएंगे, जैसे नीचे से हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस ये 0.2 तो ये होगा 0.8 स्क्वेयर। तो ये इसको कैलकुलेट से कर लें, कैलकुलेट G-1 ओ y इज इक्वल टू 0.32 डिवाइडेड बाय 0.64, जैसे 32 से 64 तो ये हमारे पास G-1 y इक्वल टू आ गया है 1/2 या E ऑफ y इक्वल टू 1/2 और 0.5 ये आ गया। तो इस तरह से ये जो पेपर है ना ये हमारा कंप्लीट हुआ इधर से, ये वो पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 1 के ये पार्ट्स की, तो इस तरह से ये पेपर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर में मुलाकात होगी, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।